सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया को कैसे मापते हैं जो कभी रुकती ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो एक क्लासरूम के छोटे से झगड़े से लेकर विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांतों तक फैला हुआ है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और माप की इस कहानी को समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से। एक क्लासरूम में एक डेस्क को लेकर हुआ छोटा सा झगड़ा। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये छोटी सी नोकझोंक एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करती है, जिसका सामना इंसान सदियों से करता आया है। तो मिलिए पहेली और बूझो से। ये दोनों एक ही डेस्क शेयर करते हैं और इनकी लड़ाई हमेशा इस बात पर होती है कि कौन ज्यादा जगह ले रहा है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद हम सब ने कभी न कभी झेली होगी, बराबरी और जगह का सवाल। उनके टीचर ने एक उपाय सुझाया, डेस्क को नाप लो और बीच में एक लकीर खींच दो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? तो पहेली और बूझो ने वही इस्तेमाल किया जो उनके पास था, एक गिल्ली और एक डंडा। उन्होंने डेस्क को नापा और पाया कि ये ठीक 2 डंडे और 2 गिल्ली के बराबर है। बहुत बढ़िया। उन्होंने बीच में एक लाइन खींच दी और दोनों को एक डंडा और एक गिल्ली के बराबर आधा आधा हिस्सा मिल गया। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच था जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। हर गिल्ली डंडा एक बराबर नहीं होता। कुछ दिनों बाद वो लाइन मिट गई, बूझो का पुराना सेट खो गया और वो एक नया गिल्ली डंडा ले आया। अब जब उन्होंने दोबारा नापना शुरू किया तो हो गई गड़बड़। नया नाप पुराने जैसा था ही नहीं। अब तो थोड़ी जगह खाली बच रही थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब नापने के औजार ही एक जैसे ना हो तो नापजोख बेकार हो जाती है और हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था, यानी कंफ्यूजन में। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पहेली और बूझो की नहीं थी। ये कंफ्यूजन, ये गड़बड़ सदियों तक पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसका असर व्यापार से लेकर घर बनाने तक हर चीज पर पड़ता था। जरा पुराने जमाने में चलते हैं। तब लोग उन चीजों से नापते थे जो हमेशा उनके पास होती थीं, यानी उनके अपने शरीर के अंग। जैसे प्राचीन मिस्र में क्यूबिट, मतलब कोहनी से उंगलियों के सिरे तक की दूरी, या रोमन साम्राज्य में कदम। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये देखिए कुछ उदाहरण। मिस्र में क्यूबिट, रोम में पेस यानी कदम, और प्राचीन भारत में अंगुल और मुट्ठी का इस्तेमाल होता था। दुनिया भर में फुट, हैंडस्पैन यानी बित्ता और यार्ड जैसी इकाइयां आम थीं। लेकिन समस्या ये थी कि हर किसी का हाथ, कदम या उंगली का साइज तो अलग अलग होता है। और यहीं पर इन सारे पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। कोई भी नाप तब तक बेमतलब है जब तक हर कोई एक ही स्टैंडर्ड पर राजी ना हो। सोच कर देखिए, अगर कोई घर बन रहा हो और हर मजदूर अपने अपने कदमों से नाप रहा हो, वो तो पूरी तरह से गड़बड़झाला हो जाएगा। तो इस पूरी गड़बड़ी को, इस पूरी अव्यवस्था को खत्म करने के लिए चाहिए था एक क्रांतिकारी आइडिया, एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट जो किसी के बदलने से ना बदले। और यही माप के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये कमाल का आइडिया आया 1790 फ्रांस में, जब मीट्रिक सिस्टम बनाया गया। ये एक रूपता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। समय के साथ यही सिस्टम और बेहतर हुआ और आज इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक और देश मानते हैं। इस नई यूनिवर्सल भाषा का आधार है मीटर। ये लंबाई की स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है। चाहे हमें एक कागज की चौड़ाई नापनी हो या 2 शहरों के बीच की दूरी, सब कुछ मीटर की इसी पक्की परिभाषा पर टिका है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? इसकी सादगी। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और जब हमें बहुत लंबी दूरियां नापनी हो तो हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है। कितना लॉजिकल और आसान है ना? लेकिन सिर्फ एक स्टैंडर्ड यूनिट होना ही काफी नहीं है, हमें उसे इस्तेमाल करने का एक स्टैंडर्ड तरीका भी पता होना चाहिए। बिल्कुल सही नाप के लिए 3 जरूरी नियम हैं। स्केल को हमेशा चीज के साथ सटाकर रखें, हमेशा 0 से शुरू करें, और अगर 0 टूटा हो तो एडजस्टमेंट करें। और हाँ, हमेशा ठीक ऊपर से देखें ताकि पैरेलैक्स एरर ना हो। चलिए, अब जब हमारे पास दूरी नापने का एक पक्का तरीका आ गया है, तो हम एक और भी मजेदार चीज की बात कर सकते हैं, मोशन यानी गति। हम इस जबरदस्त टूल का इस्तेमाल इस चलती फिरती दुनिया को समझने के लिए कैसे कर सकते हैं? तो ये गति है क्या आखिर? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये समय के साथ किसी चीज की जगह में होने वाला बदलाव है। जब हम उस दूरी को नापते हैं जो कोई चीज तय करती है, तो हम उसकी गति को समझना शुरू कर देते हैं, और यहीं से हमारे आसपास की दुनिया में अलग अलग तरह की गतियों को समझने का दरवाजा खुलता है। सबसे सीधी साधी गति है सरल रेखीय गति। ये तब होती है जब कोई चीज एक सीधी लाइन में चलती है।
जैसे सीधी सड़क पर जाती हुई कार, परेड करते हुए सिपाही या फिर 100 मीटर की रेस में दौड़ता हुआ एथलीट। इसके बाद आती है वृत्तीय गति। इसमें कोई चीज एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर गोल गोल घूमती है, जैसे घड़ी की सुइयां या चलते हुए पंखे के ब्लेड्स। हो सकता है चीज खुद आगे न बढ़ रही हो, लेकिन उसके हिस्से एक सर्कल में घूम रहे होते हैं। फिर है आवर्ती गति, जिसमें एक तरह की लय होती है। ये वो गति है जो एक तय समय के बाद बार बार खुद को दोहराती है, जैसे एक पेंडुलम का हिलना, झूले पर झूलता हुआ बच्चा या फिर गिटार की तार का कंपन। ये सब आवर्ती गति के उदाहरण हैं। इनका एक तय साइकिल होता है। लेकिन असली दुनिया में ना चीजें इतनी सीधी सादी नहीं होती। अक्सर एक ही चीज में एक से ज्यादा तरह की गति होती है। जरा एक लुढ़कती हुई गेंद के बारे में सोचिए। वो आगे भी बढ़ रही है, जो कि सरल रेखीय गति है, और साथ ही साथ वो अपनी धुरी पर घूम भी रही है, जो कि घूर्णी गति है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हमने एक डेस्क पर हुए एक छोटे से झगड़े से बात शुरू की थी, और अब हम अलग अलग तरह की गतियों के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? चलिए इस सवाल पर सोचते हैं। एक डेस्क को बांटने का छोटा सा इंसानी झगड़ा किसी ग्रह की विशाल तयशुदा कक्षा से कैसे जुड़ता है? जवाब उसी भाषा में छिपा है जिसे हमने इस पूरे सफर में खोजा है। तो देखिए, जिस यूनिवर्सल भाषा ने पहेली और बूझों को अपना डेस्क ईमानदारी से बांटने में मदद की, यानी एसआई यूनिट्स की भाषा, वही भाषा हमें पूरे ब्रह्मांड को समझने की ताकत देती है। हाथ और कदम की गड़बड़ी से लेकर एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की स्पष्टता तक का ये सफ़र हमें सिर्फ चीज़ों पर सहमत होने में मदद नहीं करता, बल्कि ये हमें एक ग्रह के रास्ते से लेकर एक तितली के नाच तक अपने चारों ओर की हर गति को समझने और उसका विश्लेषण करने की काबिलियत देता है।